एक बार एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह के काम कर दिए थे कि उसे सजा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मिलनी थी। लेकिन जिस तरह के हालातों में उसने ये काम किए थे, बाद में कोर्ट ने वो सारे के सारे हालात उसके देखकर उसे फ्री कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक ऐसा आदेश भी दिया जाता है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि उसे भले ही सजाए मौत ना मिली हो, लेकिन उसकी जो जिंदगी थी वो उम्र कैद से भी काफी ज्यादा बदतर हो गई। लेकिन आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसे छोड़ दिया और उसके बाद कोर्ट ने कुछ ऐसी इसे सजा दी। आखिरकार वो सजा क्या थी, इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को वीडियो के नीचे एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप जाकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दीजिए, जिसके तौर पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसे जाकर दबाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए कैद में चला जाएगा। कभी भी आप दोबारा आकर इसे देख लीजिएगा, ये यहाँ पर क्लिक हुआ ही मिलेगा। और इसके साथ साथ यही सारी चीजें सब्सक्राइब बटन के साथ भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द नई नई कहानियां आ पाएं। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये कहानी है 1887 की, जब 35 साल का रॉबर्ट लीड्रू फ्रांस में रहने वाला एक काफी ज्यादा फेमस और टैलेंटेड जासूस था। इसके शहर की पुलिस बार बार में इसके पास आती रहा करती थी, क्योंकि उनका कोई ना कोई केस अटका ही रहा करता था। वो लोग इसके पास केस लेकर आते, रॉबर्ट यही बात पूछा करता था कि किस चीज का केस है, क्राइम का है, रॉबरी का है, और वहां पर जाकर सारी की सारी चीजों को देखकर कुछ एक दिनों तक इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद पुलिस वाले आखिरकार रॉबर्ट की मदद से उस कातिल को या फिर उस चोर को पकड़ लिया करते थे। इसका पूरे ही शहर में काफी ज्यादा बोलबाला था और हर एक व्यक्ति ये बात जानता था कि रॉबर्ट कितना अच्छा जासूस है और किसी भी तरह का पेचीदा केस उसके पास क्यों ना लेकर जाएं। वो कोई ना कोई ऐसी तरकीब लगाएगा जिससे सारे के सारे खुलासे हो जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था। और कभी कभार तो पेरिस के अलावा यहाँ आसपास के और शहरों के पुलिस वाले भी रॉबर्ट के पास आ पहुंचा करते थे कि जनाब इस तरह की हमें दिक्कत आ रही है इस केस में, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। रॉबर्ट जाकर उनकी मदद करता और वो केस सोल्व हो भी जाया करते थे। और इसी तरह 1887 में भी नॉर्थ फ्रांस से इसके पास रिक्वेस्ट आती है। वहां के पुलिस वालों ने ये बात कही कि जनाब हमारे शहर के पास तट यहाँ पर लगता है, समंदर यहाँ पर है, लेकिन जो आज के टाइम में हमें जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि यहाँ से काफी सारे नाविक समंदर में जाते हैं, काफी सारे मछुआरे यहाँ से जाते हैं, लेकिन बाद में वो कभी लौट कर वापिस आते ही नहीं। जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम लोग उन्हें समंदर में ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बोट हमें मिल जाती हैं, लेकिन उन आदमियों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं कि आखिरकार वो गए तो गए कहां पर। और काफी सारे तो ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी की हमें बोट ही नहीं मिली। तो अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम लोग लगभग पिछले 1 साल से इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी लीड नहीं है। तो प्लीज आप हमारे यहाँ पर आइए और इस केस को सोल्व करने में हमारी मदद कीजिए। रॉबर्ट इस बात के लिए तैयार था और वो दोपहर को ही निकल पड़ता है। शाम होते होते वो फ्रांस के उसी शहर में जा पहुंचता है जहां पर कि वो शहर उस बीच के ऊपर बसा हुआ था। वहां पर जाकर वो पुलिस वालों से मिलता है। पुलिस वालों ने वहीं पर उसके लिए एक होटल बुक कर रखा था और रॉबर्ट ने यही बात कही कि इस केस को हम लोग कल से देखेंगे। अब मैं काफी दूर से आया हूँ, बहुत ज्यादा अब मैं थक चुका हूँ, तो अब मैं जाकर सिर्फ रिलैक्स करना चाहता हूँ। पुलिस वालों को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। उन लोगों ने सारी सारी उन रिपोर्टों को तैयार करना शुरू कर दिया कि ये बंदे यहाँ से गए थे, ये मछुआरे थे, ये घूमने के लिए गए थे और ये वाले गायब हो गए। और दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने होटल में जाता है, वहां पर अच्छे से खाना वगैरह खा लेने के बाद, नहा धो लेने के बाद वो लेट जाता है। लेटते लेटते रात का टाइम हो चुका था और वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, रॉबर्ट अच्छे से तैयार होकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहां पास के ही पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है। जाकर पूछता है कि बताइए जनाब आप लोगों को किस केस में दिक्कत आ रही है। वहां पुलिस स्टेशन में कुछ एक ही पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने रॉबर्ट से ये बात कही कि सर हमें काफी ज्यादा खेद है कि जिस केस के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया था, हम लोग उस केस के ऊपर अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि
क्योंकि कल रात को यहाँ बीच पर ही एक कत्ल हो गया है। उस आदमी को एक गोली मारी गई है और उस आदमी ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी। अब फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी इसी केस पर है क्योंकि ये कल रात को ही हुआ है और हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है कि एक टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आया है और उसे इस तरह किसने मार डाला। तो सबसे पहले तो हमें उसी केस को देखना होगा। वैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं तो हम आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलकर उसी केस को देख लीजिए और सबसे पहले उसी केस को सोल्व कर लीजिए। तो रॉबर्ट इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और यही बात कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो चलो उस केस को ही देख लेते हैं। रॉबर्ट वहां पर जा पहुंचता है। बाकी पुलिस वाले भी वहीं पर मौजूद थे और उन पुलिस वालों ने बताना शुरू किया रॉबर्ट को कि जनाब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, रात को किसी ने इसे मारा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी छाती पर एक गोली मारी। वैसे हम लोगों ने अब इसकी पूरी की पूरी जब चेकिंग की है तो ये बात हमें पता चली है कि इसकी जो ये मौत हुई है ये लूटपाट के लिए नहीं हुई, जबकि इसे जरूर किसी ने अपनी खुंदस के लिए मारा होगा। वैसे अब खुलकर तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, जब पूरा केस सोल्व हो जाएगा तभी अच्छे से पता चलेगा। रॉबर्ट ने पूछा कि आखिरकार ये लूटपाट का क्यों नहीं, तो पुलिस वालों ने बताया कि इसके पास इसका खुद का पर्स है, महंगी सी एक इसने घड़ी पहन रखी थी, वो भी इसके हाथ में ही है, और तो और इसके गले में एक सोने की चैन भी है। अगर लूटपाट के लिए ये सब होता तो इसके पास ये सारा का सारा सामान नहीं होना था। रॉबर्ट भी यही बात कहता है कि हाँ फिर तो ये लूटपाट का मामला नहीं है। रॉबर्ट अब इस आदमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पुलिस वालों से पूछने लगता है कि कौन है, इसके बारे में कोई शिनाख्त वगैरह हुई है या नहीं। तो पुलिस वालों ने बताया कि जनाब ये बंदा यहाँ पर घूमने के लिए आया था, ये अपने लगभग 35-40 साल की उम्र में इस टाइम है, पेरिस से ये यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन रात को पता नहीं ये बीच पर क्या कर रहा था। इसकी पेरिस में कपड़ों की दुकान है, हो सकता है खुंदस वहीं से शुरू हुई हो और कोई ना कोई व्यक्ति इसका पीछा वहीं से कर रहा हो और यहाँ पर आकर इसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला। इसे सिर्फ और सिर्फ एक गोली मारी गई है जो कि इसकी चेस्ट में लगी थी और उसके बाद इसके शरीर से सीधी ही वो गोली बाहर निकल जाती है। पुलिस वाले वहीं पर उसकी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे और दूसरी तरफ रॉबर्ट वहीं आसपास में निकल पड़ता है वहां पर और ज्यादा इस चीज के बारे में सबूत जुटाने के लिए कि आखिरकार ये बंदा कौन था, इससे मिलने के लिए जो यहाँ पर व्यक्ति आया था जिसने इसे मार डाला, आखिरकार वो कौन था। और इसी तरह जब वो वहां पर ढूंढ रहा था कोई ना कोई ऐसा क्लू, तो उसे पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं और उसने एक पुलिस वाले को वहां पर बुलाया कि यहाँ पर आओ और जो ये पैरों के निशान यहाँ पर है, यहाँ आसपास और कोई भी निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इनके ऊपर प्लास्टर डालो, इसका एक 3D मॉडल निकालो जिसे मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ। पुलिस वाले अपने काम पर जुट जाते हैं और उसके बाद रॉबर्ट इन्हीं पैरों का पीछा करते करते काफी आगे तक निकल जाता है और आगे जाकर उसे पता चलता है कि यह आदमी ऊपर सड़क के चढ़ गया था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था इन पैरों के निशानों को देखकर और तब तक पुलिस वालों ने उसका वो 3D मॉडल तैयार कर लिया था, एक लिक्विड उसके पैरों के निशानों में डालकर, और उसे उठाकर उन्होंने रॉबर्ट को दे दिया। रॉबर्ट उन पैरों के निशानों को लेता है जो कि अब 3D मॉडल उन लोगों ने प्लास्टर से बनाया था और उसे देखकर यूं ही घूमता रहता है। एक टाइम ऐसा भी आया जब वो जाकर समंदर के किनारे ही बैठ जाता है और लगातार इन पैरों के निशानों को ही देखता रहता है। पीछे खड़े पुलिस वाले अब ये सोच रहे थे कि ये किस तरह का डिटेक्टिव है, इसे यहाँ पर काफी सारी और भी खोजबीन करनी चाहिए, यहाँ पर मौजूद जो सबूत हैं उन्हें जुटाना चाहिए, लेकिन ये तो आराम से वहां पर जाकर बैठा हुआ है। लेकिन रॉबर्ट काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड डिटेक्टिव था जिसके चलते वो लोग उसे कुछ भी नहीं कह पाए, बस वो लोग अपने इसी डेड बॉडी को एग्जामिन करने में लग जाते हैं। अगले काफी देर तक वो लोग इसी बॉडी को देखते रहते हैं, यहाँ आसपास में मौजूद और चीजों की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन अभी भी रॉबर्ट वहीं समंदर के किनारे बैठा हुआ था और उस पैर के निशान को देख रहा था जो कि अब 3D टाइप में उन लोगों ने उसे बना कर दिया था। वो काफी देर तक इसे देखता रहता है और उसके बाद उठकर वापस आता है और वहां पर खड़े एक ऑफिसर से ये बात कहता है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पूछताछ करके तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि मैंने इस केस को सोल्व कर लिया है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए मुझे कुछ एक टाइम चाहिए। मैं कल आप लोगों से मिलता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है। ये बात बोलकर वो अपने होटल चला जाता है और पीछे से जिन पुलिस वालों को वो ये बात बोलकर गया था वो लोग अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि रॉबर्ट वहां पर आराम से बैठा था समंदर के किनारे और सिर्फ इस पैर के पुतले को देख रहा था। आखिरकार उसने इस पैर के पुतले को देखते देखते इस पूरे के पूरे केस को सोल्व कैसे कर दिया। हम लोग यहाँ पर बैठकर काफी सारी और चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसकी डेड बॉडी व्यक्ति की हमारे पास है, हम लोग इससे उसके फिंगर
फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी हो बहुत सारी और भी चीज़ें हम यहाँ पर निकालने की इससे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने वहाँ पर बैठकर इस एक पैर के निशान को देखकर पूरा का पूरा केस सोल्व कर दिया। मुझे नहीं लगता, ये बात मुझे लगती है कि जरूर ये पागल हो चुका है। वैसे ये एक डिटेक्टिव है, वो भी जाना माना, तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। खैर छोड़ो, ये कल ये बात बोल रहा है कि आकर इस बारे में बताएगा कि इसका कत्ल करने वाला कौन है, तो वो ये बताता रहेगा। लेकिन हमें अपना काम करना है, तो हमें इस बॉडी को अपने साथ ले जाना चाहिए। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस वाले अगले दिन भी वहां पर छानबीन करते रहते हैं कि पाँव के निशानों के अलावा हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है। अगली सुबह रॉबर्ट वापस यहाँ पर पहुंचता है और ऑफिसर्स से जब मिलता है तो वहां पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने उसे एक गोली दी और ये बात कही कि हमें ये गोली यहीं से मिली है और यही वो गोली है जिससे कि इसे मारा गया है। रॉबर्ट ने उस गोली को अच्छे से देखा और उसके बाद ये बात कही कि हाँ, मैंने इस केस को सोल्व कर लिया है। अब पुलिस वाले और ज्यादा कंफ्यूज कि ये बंदा कल तो सिर्फ और सिर्फ दावा कर रहा था कि शायद इसने कर लिया है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इसने एक छोटी सी बंदूक की गोली देखी है जो कि इस आदमी के ऊपर चलाई गई थी और कल इसने एक पैर देखा था। इन दोनों ही चीजों को देखकर आखिरकार इसने केस सोल्व कैसे कर दिया। और हाँ, अगर इसने कर दिया है तो सच में ही ये काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। पुलिस वाले अब सारे के सारे वहां पर जितने भी छानबीन कर रहे थे उन्होंने अपनी छानबीन छोड़ी और वो लोग रॉबर्ट के पास आ पहुंचते हैं। उन्होंने ये बात कही कि हाँ सर, अब बता दीजिए कि आखिरकार इसका कातिल कौन है और आखिरी टाइम में यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो रॉबर्ट ने बताना शुरू किया कि ये बंदा यहाँ पर घूमने के लिए रात के टाइम में आया होगा क्योंकि ये पेरिस से यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया है। तो रात के टाइम भी ये एंजॉय करना चाहता था क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पर कोई नहीं होता और ये अकेले कुछ एक टाइम यहाँ पर बिताना चाहता था। दूसरी तरफ से जिसने कि इसे मारा था वो भी यहाँ पर कुछ एक ऐसे ही ख्याल लेकर कि वो अकेला यहाँ पर रात को घूमने वाला है, ये बात सोचकर वो भी यहाँ पर आया होगा और ये दोनों आपस में मिले होंगे। एक देर तक इन्होंने आपस में बातें की होंगी, बाद में इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद उस आदमी ने इसे गोली मार दी। ये सारी बातें सुनकर वहां साइड में खड़े पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि ये स्टोरी क्या आपने रात को बनाई है, क्योंकि आपको इस सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप लगातार ये सारी बातें हमें बताते जा रहे हैं, तो आप क्या एक लेखक भी हैं? तो रॉबर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये कत्ल मैंने ही किया है। पुलिस वाले ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान कि आपने ही अगर ये कत्ल किया है तो आपने कल ही हमें एक बात क्यों नहीं बताई। तो रॉबर्ट ने बताना शुरू किया कि ये घटना परसों रात की है जब मैं यहाँ पर आया था और उसके बाद पुलिस वालों को मैंने ये बात कही थी कि एक दिन बाद से हम लोग इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो ये बात बोलकर मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, पुलिस वाले अपने यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कल सुबह मैं तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ तो उससे पहले मैंने अपने जूते पहने थे, अपने कपड़े पहने थे और उसी टाइम मुझे पता चलता है कि मेरे जूतों के अंदर काफी सारी रेत घुसी हुई है, जुराब में भी काफी सारी रेत घुसी हुई है और इस तरह की रेत आमतौर पर बीचेस पर ही मिलती है। मैं उस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार ये मिट्टी कहाँ पर आई, लेकिन उस टाइम मेरा पूरा का पूरा फोकस उसी केस पर था जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तो मैं तुरंत यहाँ पर आ पहुँचता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मौजूद पुलिस वालों ने मुझे ये बात बताई कि कल रात को एक कत्ल हो गया था। मैं वहां पर जाता हूं, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूं जैसा कि आप लोग भी मेरे साथ ही थे और उसके बाद मैंने आप लोगों से एक पाँव के निशान पर प्लास्टर डालने के लिए कहा था। आप लोगों ने वो प्लास्टर डालकर 3D मॉडल उसका तैयार करके मुझे दिया था और उस टाइम से ही मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि पैर के उस मॉडल में पैर की एक उंगली गायब थी और सच सच मैं बताऊं तो मेरी भी एक उंगली नहीं है। चीज को देखकर मुझे ये बात लगती थी कि इस तरह के पैर की शेप तो कुछ एक मुझे देखी हुई लगती है और उसके बाद मुझे अपना पैर याद आया। मैं काफी ज्यादा देर तक उस पैर को देखता रहता हूँ जो कि 3D मॉडल आप लोगों ने मुझे तैयार करके दिया था और मैं अपने पैर के बारे में भी याद करता हूँ। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ शक हो रहा था, मुझे पक्का यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि शायद मैंने ये केस अभी तक सोल्व कर लिया है। मैं इतनी देर तक वहां समंदर के किनारे बैठकर सिर्फ इसी
चीज को देख रहा था कि ये मेरा ही पैर तो नहीं है। वैसे भी सुबह को जब मैं उठा था तो मेरे जूतों में काफी सारी मिट्टी घुसी हुई थी, तो जरूर मैं रात को यहाँ पर आया हूँगा और इसके बाद मैं वापस अपने रूम में जाता हूँ। होटल में मैं वापस चला गया था आप लोगों को ये बात बोलकर कि कल तक हम लोग इस केस को सोल्व कर लेंगे। अपने रूम में जाकर मैंने अपनी गन को चेक किया, जिसके अंदर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 गोलियां मौजूद थी। मैं अपनी गन को हमेशा फुली लोडेड रखता हूँ, लेकिन उससे एक गोली गायब थी। और आज सुबह जैसे ही मैं यहाँ पर उस कंफ्यूजन के साथ आता हूँ कि शायद वही वाली गोली इसके ऊपर चलाई गई होगी, यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो आप लोगों ने मुझे ये गोली दिखाई जो कि इसके ऊपर चलाई गई थी, और ये वाली गोली मेरी ही गन से चलाई गई थी। इस चीज को कंफर्म करने में हाँ मुझे कुछ एक टाइम जरूर लगा, लेकिन इस कत्ल के पीछे मैं ही हूँ, मैंने ही इस व्यक्ति को मारा है। पुलिस वाले अभी तक पूरा का पूरा कंफ्यूज कि आखिरकार इसी व्यक्ति ने इसे मारा था तो ये भूल कैसे गया और इन्होंने पहले ही इस बारे में क्यों नहीं बताई, और आखिरकार इन दोनों की आपस में किस बात पर लड़ाई हुई थी। तो इस बात पर रॉबर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे पता नहीं, उस टाइम मैं नींद में चल रहा था और नींद में चलते चलते मैं यहाँ पर आया हूँगा। बाद में इस व्यक्ति के साथ मेरी झड़प हो गई होगी किसी बात को लेकर, और मैं हमेशा अपने साथ एक गन रखता हूँ, मैंने इसे शूट कर दिया और इस आदमी ने अपनी जान गंवा दी। नींदों में ही मैं वापस अपने होटल जा पहुंचता हूं, और वहां पर जाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सोता हूं तो मेरे पैरों में वो धूल यूं की यूं रह जाती है। मुझे नींद में चलने की आदत है, ये कोई नई बात नहीं है, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि नींद में चलने के कारण मैं किसी न किसी दिन किसी की हत्या कर दूंगा। पुलिस वालों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो हमारा एक स्टार डिटेक्टिव है वो एक कातिल हो सकता है, और उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, जिसके लिए पुलिस वाले अब खुद इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उन लोगों ने रॉबर्ट को अपने जेल खाने में ही अगले काफी दिनों तक रखा, लगभग 10-15 दिनों तक वो लोग उसे जेल में ही रखते हैं, और वहां पर उसे एक गन दे दी जाती है। ये बात कही जाती है कि आप यहाँ पर आराम से सोइए अपनी गन को लेकर, और अब हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि क्या आपने सच में ही उसे नींद में चलकर मारा है। इस चीज के लिए रॉबर्ट भी पूरा कोऑपरेट करता है, और अगले लगभग 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वो रात को उठता है और बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर वो वहीं पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातें करने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही बता दिया गया था कि जो भी हो तुम्हें रात को इसके साथ बहस करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरह से बताया गया था सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ बहस करने लग जाता है, और बहस करते करते एक टाइम ऐसा आया जब रॉबर्ट ने अपनी बंदूक निकाली और उसे शूट कर दिया। शूट करके वो वापस जाकर सो जाता है, और वहां पर मौजूद बाकी सिक्योरिटी गार्ड इस चीज को देख रहे थे, क्योंकि इसे 24/7 गार्ड्स की निगरानी में रखा गया था। और जो इसे ये बंदूक दी गई थी, ये बंदूक तो असली थी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी गोलियां थी वो सारी की सारी नकली थी। पुलिस वालों को अब विश्वास हो चुका था कि ये बंदा सच में ही नींद में चल रहा था, और नींद में चलने के कारण इसने उस आदमी की हत्या कर दी। उसे ले जाकर बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन जब जज ने उसके सारे के सारे कारनामों के बारे में सुना और ये बात जानी कि ये कितना ज्यादा होनहार एक डिटेक्टिव है, तो ये बात जज भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार इसे किस तरह की सजा दी जाए। लेकिन इसी तरह 1 महीने तक जब उसे अदालत में हर रोज पेश किया जाता है, अलग अलग वकील अपनी दलील पेश कर रहे थे, तो जज ने यही निष्कर्ष निकाला कि इस आदमी ने जो कुछ भी ये काम किए हैं ये जानबूझकर नहीं किए हैं, इसने वो सारे ही कारनामे नींद में किए थे जिसके बारे में इसे खुद तो कुछ पता ही नहीं, जिसके चलते इसे बरी किया जाता है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि आज इसने इस तरह से किसी व्यक्ति की जान ली है, तो हो सकता है ये आगे चलकर फिर से रात को नींदों में कहीं पर निकल पड़े और वहां पर जाकर किसी के साथ बहस कर ले, और उस आदमी की भी ये इसी तरह से जान ले ले। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन उसे एक आदेश सुनाया जाता है कि रात के टाइम इसके पास रहने वाला कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है, हो सकता है इसके साथ लड़ाई हो जाए, ये उसे ही उड़ा दे। तो उसे सोते टाइम किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं रहना है, और हर रोज ये कहीं पर आने जाने से रहा, जिसके चलते उसे एक बिल्कुल खाली वीरान गांव में छोड़ दिया जाता है जहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं रहा करता था।
बीच बीच में पुलिस वाले और काफ़ी सारे डॉक्टर्स इसकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, इसे खाने पीने की चीज़ें देने के लिए वहाँ पर जाते रहा करते थे। लेकिन जब भी वो लोग जाते तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ जाया करते थे, दिन में भी, कि हो सकता है इस टाइम वो जाग रहा हो और हमारी आवाज़ सुनकर वो नींद में ही बाहर आ जाए और हम सभी को उड़ा दे। जिसके चलते उसे एक अबेंडेंट गांव में छोड़ दिया जाता है जहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं रहा करता था। और जब भी पुलिस वाले उससे मिलने के लिए जाते, कोई भी उसके पास जाता, तो वो लोग पूरी की पूरी सिक्योरिटी लेकर वहां पर जाया करते थे। और रॉबर्ट ने अपनी बाकी बची हुई जिंदगी इसी तरह अकेले में बिताई। 1937 आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इतने टाइम पीरियड में वो कहीं पर भी नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में कुछ एक लोग उससे मिलने के लिए आते रहा करते थे। दुनिया में आज भी काफी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं। तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने उन जगहों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है कि यहां पर किसी को जाना ही नहीं है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जगह के बारे में सरकार क्या बोलती है, यहाँ पर जाने से उन्हें मना क्यों कर रही है, और इसी तरह की काफी सारी चीजें वो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जा पहुंचते हैं उन्हीं जगहों पर जो कि आज के टाइम में पूरे तरीके से बैन है। लेकिन कौन था वो आदमी, ऐसी कौन सी जगह पर वो चला गया था, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, तो उसे प्रेस जरूर कर दें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली सारी की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम था 18 दिसंबर 1991 का, जब यूएसए अल्बामा में पैट्रिक और लिंडा के घर पर जॉन एलन चाउ का जन्म होता है। इसके पिता पैट्रिक एक साइकेट्रिस्ट थे और इसकी माँ एक हाउसवाइफ जो कि घर पर ही अपने बच्चों का ध्यान रखा करती थी। जॉन के अलावा जॉन के 2 भाई बहन और भी मौजूद थे और इसके माता पिता अपने बेटे जॉन का और इसके दोनों भाई बहनों का काफी अच्छे से पालन पोषण करते हैं। ये तीनों ही धीरे धीरे कर बड़े होने लगते हैं और आगे चलकर इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की। ये परिवार क्रिश्चियनिटी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित था, जिसके चलते जहां पर भी जॉन पढ़ने के लिए जाया करता था, घूमने के लिए जाया करता था, वहां पर सारी ही जगहों पर यह प्रचार वो किया करता था कि ईसाई धर्म को आप लोगों को अपनाना चाहिए, इसमें इतने सारे फायदे हैं और काफी सारी अलग अलग तरह की वो बातें बताया करता था। वो अपनी पढ़ाई बड़े ही मजे से कर रहा था और इसके साथ साथ वो घूमने पर भी काफी ज्यादा जोर दिया करता था, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो इस धरती की उन सारी जगहों पर जाना चाहता है जहां पर कि अभी तक इंसान नहीं गया है। सारी ही जगहों को ये घूमकर आना चाहता है, वहां पर आज के टाइम के जो हालात हैं, वहां का जो सौंदर्य है, ये उसे देखना चाहता है, जिसके कारण ऐसी काफी सारी जगहों पर वो घूमकर आ चुका था और नई नई जगहों के बारे में गूगल पर रिसर्च करता रहा करता था कि ऐसी और कौन सी जगह है जहां पर जाकर मैं एंजॉय कर सकता हूँ। ये जहां पर भी जाता वहां पर मौजूद नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता और यूं ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। पढ़ाई भी उसके इसके साथ साथ चल ही रही थी कि इसी बीच उसे पता चलता है कि यहाँ अमेरिका में ही एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां पर कि काफी ज्यादा कम लोग जाते हैं। तो उसने अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा कि क्या वो उसके साथ घूमने के लिए जाना चाहेंगे। सारे ही दोस्त जो कि उसके आसपास मौजूद थे इस बात के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सारे ही अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन एक आधा दोस्त उसे मिल जाता है जो कि ये बात कहता है कि हाँ, अब वो फ्री है और वो घूमने के लिए जाता है। तो जॉन अपने उसी दोस्त को लेकर वहां पर घूमने के लिए चला जाता है। वहां पर जाकर नई नई जगहों को वो देखता है, जो कुछ भी अजीब उसे वहां पर मिलता है उसे अपनी वो डायरी में लिख लेता है और यही सारी चीजें करते करते नई जगहों को देखकर वो वापिस आ जाता है। अब वो नई नई जगहों के बारे में दोबारा से रिसर्च जब कर रहा था तो उसके सामने एक आइलैंड आता है और उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर पिछले लगभग 60,000 सालों से कोई भी नहीं गया है। हाँ, एक आधे बंदे वहां पर गए थे लेकिन वो वापस कभी भी नहीं आए, या तो उन्हें मार दिया गया या फिर उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। ये सारी बातें जब जो उनको पता चलती हैं तो उसने ये प्लान बनाना शुरू किया कि मैं भी वहां पर जाऊंगा, देखूंगा कि आखिरकार ऐसी क्या चीज
चीज वहां पर मौजूद है जिसके कारण लोग वहां पर जाते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। और उस आइलैंड के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करने लगता है। और ये आइलैंड था इंडिया में मौजूद अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो वो 2015 में अंडमान निकोबार में आ पहुंचता है और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में वहां पर आसपास में मौजूद लोगों से पूछने लगता है। उसने काफी सारी जानकारी वहां से इकट्ठा कर ली थी। उसे पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद सरकार ने इस आइलैंड के ऊपर जाना बिल्कुल रोक लगा रखी है, क्योंकि दरअसल इस आइलैंड के ऊपर एक जाति रहती है, आदिवासी जाति, जो कि बिल्कुल उसी तरह से रहती है जैसा कि एक टाइम में पुराने आदिवासी रहा करते थे, बिना कपड़ों के वो लोग घूमा करते थे। वैसे ही हालात यहाँ पर इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर हैं। वो लोग आज तक बाहर की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूर हैं। उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, और हो सकता है अगर हम लोग उनके पास जाते हैं तो उन्हें ये बात लगे कि शायद ये तो एलियन आ गए हैं। और जब इस बारे में जॉन को पता चलता है तो जॉन ने प्लान बनाना शुरू किया कि अगर मैं इन सारे लोगों के पास जाता हूँ, इन्हें जाकर बाहरी दुनिया के बारे में बताता हूँ, शायद ये लोग हैरान रह जाएंगे। इन्होंने कोई बाहरी चीज कभी देखी ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखी। आज भी वो लोग तीर कमान से ही शिकार कर रहे हैं और वहां पर रहकर आज तक उन्होंने खेती करना तक नहीं सीखा है। जब वो लोग बाहर आएंगे तो वो लोग पूरे तरीके से हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ जॉन के दिमाग में ये बात भी थी कि मैं अपनी बाइबल लेकर वहां पर जाऊंगा और उन्हें ये बात भी बताऊंगा कि भगवान नाम की क्या चीज होती है, क्योंकि वो लोग, मुझे नहीं लगता कि भगवान के बारे में कुछ भी जानते होंगे। मैं उन्हें जाकर गॉड जीसस के बारे में बताऊंगा और उन्हें भी बाहरी दुनिया से अवगत करवाऊंगा। ये सारी ही बातें सोचकर वो वहां पर जाने की प्लानिंग बनाने लगता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले उसने सारी की सारी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी कि मैं वहां पर जाकर करूंगा तो क्या करूंगा, किस तरह से उन लोगों से बात करूंगा। जिसके तौर पर वो उस टाइम वापस अमेरिका आ जाता है और अमेरिका आकर उसने काफी सारी ऐसी लैंग्वेज को सीखा जो कि बाहरी तौर पर आज के टाइम में भी आदिवासी लोग यूज करते हैं। उसने करीबन इन सारी ही लैंग्वेजों को सीखने में करीबन 2 साल लगा दिए थे। और इसके अलावा उसने काफी सारे इशारों की भी भाषा सीखी, ताकि वो अगर उनके पास पहुंच जाता है, उनसे कम्युनिकेट करने में अगर वो सफल नहीं रहता है, तो अपने इशारों से ही वो अब अपनी बात को सामने वाले उन आदिवासियों को समझा सके। जिसके तौर पर वो काफी दिनों तक यूं ही मेहनत करता है, अलग अलग लैंग्वेज सीखता है और उसके बाद अपनी सारी की सारी तैयारी करके 2018 में पोर्ट ब्लेयर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो काफी सारा सामान खरीदता है ताकि वो जाकर गिफ्ट के तौर पर उन सेंटिनलीज लोगों को दे पाए, जो कि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ तीर भाले चला रहे हैं। वो वहां पर मौजूद कुछ एक मछुआरों के पास जाता है, जाकर ये बात कही कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूं। लेकिन उन मछुआरों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि उस आइलैंड पर जाना बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और वैसे भी अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर जाकर हम अपनी जान गंवा देंगे, तो हम लोग वहां पर नहीं जाने वाले। जिसके तौर पर वो काफी सारे मछुआरों से मिलता है, लेकिन सारे ही मछुआरों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हम लोग वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वो काफी सारे और मछुआरों को ढूंढता है। इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो कुछ एक ऐसे मछुआरों के पास जा पहुंचता है जिन्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। और जॉन ने ये बात कही कि अगर तुम मुझे वहां पर ले जाते हो, मेरा अगर सारा का सारा तुम काम करवा देते हो, तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब उन लोगों के पास पैसे की काफी ज्यादा कमी थी, जरूरत भी उन्हें काफी ज्यादा थी, तो वो लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि आज तक वहां पर जितने भी लोग गए हैं, जितने भी मछुआरे गए हैं, उन सभी ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जॉन ने यहाँ पर आने से पहले सेंटिनलीज के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, तो उसने उन मछुआरों को बताना शुरू किया कि एक टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इनसे मिलने के लिए आई थी। इन्होंने यहाँ पर आकर काफी सारे नारियल वितरण किए थे और भी काफी तरह की इनकी मदद करने की कोशिश की थी, और उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट इनसे बात करने में कामयाब रही थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने भी अपने साथ काफी सारा सामान ले लिया है, और मैं वहां पर जाकर उनसे अगर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा तो वो लोग मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 15 नवंबर 2018 को वो लोग उस आइलैंड के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन मछुआरों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि भाई हम यहाँ तक तो तुझे ले आए हैं, लेकिन आगे हम लोग नहीं जाने वाले। जिसके तौर पर जॉन अपने साथ एक छोटी सी बोट लेकर आया था, तो उसने अपनी वो बोट निकाली और पानी में रख दी। उसके बाद जो कुछ भी उसने सामान ले रखा था, वो उस सामान को लेकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। ये शिप वाले लगभग
लगभग आइलैंड से करीबन आधा किलोमीटर दूर ही यहाँ पर खड़े हुए थे और वो लोग देख रहे थे कि आखिरकार ये प्राणी चाहता क्या है। जॉन अपनी बोट लेकर चप्पू चलाता चलाता वहां पर पहुंच जाता है। वो किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि दूसरी तरफ से उसने देखा कि कुछ एक आदिवासी लोग अपने तीर भाले लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं और वो लोग बिना देखे इसके ऊपर लगातार तीर चला रहे हैं। जब तीर उसके पास से गुजर रही थी तो वो अब समझ चुका था कि इनके पास जाने का कोई भी फायदा नहीं, जरूर ये लोग इसके आइलैंड पर पांव रखते ही उसे जान से मार डालेंगे। जिसके चलते वो दोबारा से अपनी नाव को घुमाकर उसी शिप पर आ पहुंचता है उन्हीं मछुआरों के पास जो कि उसे यहाँ पर लेकर आए थे। और उन मछुआरों ने यही बात कही कि भाई तू अगर दोबारा से वहां पर जाएगा तो जरूर अपनी जान गंवा देगा, हमें यहाँ से वापिस चलना चाहिए। लेकिन जॉन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो इनके पास दोबारा से जाएगा, दोबारा से ट्राई करेगा। पहली बार में तो इंडियन गवर्नमेंट जब इनके पास आई थी उन्हें ही सफलता नहीं मिली थी, जिसके चलते वो लोग पूरी दोपहरी वहीं पर बैठे रहते हैं। जॉन प्लान बनाने लगता है कि मैं जाकर इनसे किस तरह से बातें करूं, क्योंकि ये लोग बातें तो करते ही नहीं हैं, सीधा का सीधा तीरे में हमारे ऊपर वो लोग चलाने लग जाते हैं और अब हम लोग करें तो क्या करें। जिसके चलते शाम तक होते होते उसने अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग बना ली थी। जितना सामान वो अपने साथ लेकर आया हुआ था उसे सारे के सारे को अपनी नाव पर डालकर वो दूसरे किनारे पर जा पहुंचता है और उस किनारे पर जाकर उसने अपनी बोट किनारे पर लगाई और उसके बाद जितना भी सामान उसने खुद ले रखा था उसे ले जाकर वहां पर रख दिया। और कुछ एक जो सेंटिनेलीज के बच्चे थे वो वहां पर आ जाते हैं। एक बच्चा ऐसा था जो कि उसकी नाव पर जाकर बैठ जाता है, उसे चलाते चलाते दूसरी तरफ उसे ले जाता है और यूं ही उसके साथ खेलने लगता है। एक बच्चे आते हैं जिन्होंने उनका और भी सामान उठा लिया था, लेकिन इन्हीं में एक बच्चा ऐसा भी मौजूद था जिसके हाथ में तीर कमान थे। बाकी सारे के सारे छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। तो वो लोग जो उनका सामान उठा लेते हैं और काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि उसके सामान को उठाकर साइड में ले जाकर मिट्टी में दबा देते हैं। जॉन ये बात देखकर समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं, तो वो उनसे बातें करने की कोशिश करता है। जॉन ने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखा कि वो लोग उसे देख रहे हैं, उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो सीधा ही बोलने लगता है कि हेलो, मैं जॉन हूँ, मुझे गॉड के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं तुम लोगों को भगवान के बारे में बता पाऊं। लेकिन जब वो इस तरह का भाषण उन्हें दे रहा था तो एक सेंटिनेलीज बच्चा जो कि अपने साथ तीर कमान लेकर आया था उसने बिना सोचे समझे उसके ऊपर तीर चला दिया। जॉन उस टाइम अपनी बाइबल खोलकर पढ़कर उन्हें सुना रहा था कि इस तरह से भगवान ने मुझे भेजा है, इस तरह के मैं तुम्हारे लिए चीजें लेकर आया हूँ। कि उसी टाइम जॉन को पता चलता है कि जो उसने बाइबल खोल रखी थी उसके ऊपर आकर तीर लग चुका है और वो तो ये बाइबल बीच में थी, नहीं तो ये तीर सीधा का सीधा उसे ही लगने वाला था। ये तीर देखते ही अब जॉन काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो वापस मुड़कर देखता है तो उसकी बोट भी वहां पर नहीं थी, जबकि वो बच्चे जो कि यहाँ पर पहले ही उससे आ चुके थे, साइड में उसकी बोट को लेकर गए थे, उन्होंने उस बोट को भी वहीं पर मिट्टी में दबाने की कोशिश की थी और वो लोग उसकी बोट को काफी अंदर बीच के ले गए थे। तो अब जॉन ने ज्यादा कुछ नहीं देखा, वो तुरंत पानी में कूद जाता है और तैरते तैरते वापस अपनी उसी शिप पर आ पहुंचता है जहां पर कि आज के टाइम में आराम से बैठकर वो मछुआरे इन सारे नजारों को देख रहे थे कि आखिरकार जॉन अब क्या करने वाला है। जॉन अब वापस उसी शिप पर आ चुका था और दोबारा से आकर कुछ एक देर रिलैक्स कर लेने के बाद रात अब हो चुकी थी तो वहीं पर किताब लिखने लग जाता है और अपनी किताब में उसने लिखा कि हे गॉड, क्या ये राक्षसों का आइलैंड है जो इन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। काफी सारी और भी डिटेल उसने लिख रखी थी और जस्ट उसके नीचे ही लिख रखा था कि मैं मरना नहीं चाहता, जिसके चलते मेरे दिमाग में एक यही बात आ रही है कि मुझे अब यहाँ से वापस चल पड़ना चाहिए। लेकिन वो वापस खुद आने की बजाय उसके कुछ एक नीचे 2-4 लाइन और लिखकर उसने ये बात भी लिख रखी थी कि मुझे इनको भगवान से अवगत करवाना ही होगा, मुझे इन्हें गॉड के बारे में बताना ही होगा, बाइबल के बारे में बताना होगा और काफी सारी बातें मुझे इन्हें बतानी है। जिसके चलते वो खुद तो वापस घर पर नहीं जाता है, जबकि उसने एक लेटर अपने घर वालों के लिए लिखा। उसने अपने माता पिता को लिखा कि शायद आप लोग मुझे पागल समझेंगे ये सारी की सारी बातें देखकर, लेकिन मुझे ये बात लगती है कि मुझे इन्हें जाकर भगवान के बारे में बताना ही होगा। अगर ये काम मैं नहीं करता हूँ तो कोई भी नहीं करेगा और ये लोग यहाँ पर यूं ही एक आदिवासी की जिंदगी जीते रहेंगे।
मुझे लगता है कि वहां पर जाकर मैं हो सकता है अपनी जान गंवा दूं, लेकिन अगर मैं अपनी जान गंवा देता हूं तो इन्हें आप लोग कभी भी दोषी मत ठहराइएगा और ना ही इनसे कभी भी बदला लेने के लिए यहाँ पर आइएगा। ये सारी ही अपनी बातें उस पोस्ट में लिखकर वो दोबारा से ट्राई करने के लिए वहां पर जाता है सेंटिनेलीज के पास कि वहां पर जाकर मैं इन्हें बताऊंगा कि भगवान किस तरह से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उन्हीं के कारण ये पूरी की पूरी धरती चलती है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो अंधेरा हो चुका था और रात को जाता है। रात को मछुआरे आराम से सो चुके थे कि ये बंदा रात को वहां पर घूम फिर कर वापस सुबह तक आ जाएगा। लेकिन सुबह जब वो लोग उठते हैं और उठकर जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि जॉन अपनी जान गंवा चुका है। इन आदिवासियों ने उसे काफी ज्यादा गंदे तरीके से मारा है और उसे मारकर वहीं बीच के किनारे टांग रखा है। ये आदिवासी लोग कुछ एक देर बाद ही दोबारा से मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी खोदने के बाद जॉन को उसमें गाड़ देते हैं और ये इशारा उन मछुआरों को करने लगते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। मछुआरों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, वो लोग तो पहले ही यहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, जिसके चलते वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जब वापस आए और गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है तो दूसरी तरफ तो जो उनके माता पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि किस तरह से उनके बेटे ने जाकर यूं आदिवासियों के बीच अपनी जान गंवा दी, वो भी ऐसे अनपढ़ों को इस बारे में समझाने के लिए कि भगवान क्या चीज है। और दूसरी तरफ जब इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है कि ये मछुआरे एक व्यक्ति को वहां पर लेकर गए थे तो उन मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जॉन आज के टाइम में अपनी जान गंवा चुका था। एक ऐसे आदिवासी कबीले को भगवान के बारे में समझाने के लिए जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि भगवान क्या चीज है, बाहरी दुनिया में टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ रही है, जबकि वो लोग अपने घर पर काफी ज्यादा खुश हैं, काफ़ी अच्छे से वो लोग अपना टाइम बिता रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, ना कोई ओवर पॉपुलेशन है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहरी लोग फिर भी बार बार वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, ये बात दिखाने के लिए कि हमारी बाहरी दुनिया कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और वो लोग आज के टाइम में कितने ज़्यादा बिछड़ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाते हैं ये टारगेट बनाकर कि वो लोग वहाँ पर जाकर उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग यूं भी मौजूद हैं जॉन जैसे, जो कि वहां पर भी धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। उन सारे लोगों के सामने जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन काफी सारे लोग फिर भी जबरदस्ती वहां पर जा पहुंचते हैं सरकार के मना करने के बाद भी और इस तरह से अपनी जान गंवा देते हैं। वो बात दूसरी है कि काफी सारे मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन काफी सारे लोग आज के टाइम में भी मौजूद हैं जो कि चोरी छिपे इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी लोगों को वहां पर जाने की कोशिश करते रहना चाहिए या फिर वो लोग जिस तरह की परिस्थिति में अपने आप को खुश समझ रहे हैं उन्हें खुश रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि आज के टाइम में बाहरी लोग वहां पर जाते हैं तो हमारी बॉडी में काफी सारे ऐसे वायरस मौजूद हैं जिनसे हमारी बॉडी अच्छे से लड़ाई कर पाती है। इसके अंदर ही एंटीडोट इसका बन चुका है, लेकिन उनकी शरीर में नहीं। एक गलती या फिर हम लोग कहें एक गलत डिसीजन किसी की भी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख देता है। बिल्कुल ऐसा ही आज हम लोग एक केस में देखने भी वाले हैं जहां पर एक बंदे को पहले तो ऑफर दिया जाता है, काफी सारे उसे ऑफर मिलते हैं, लेकिन उसका लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। और इस लालच के ही चक्कर में हम लोग कह सकते हैं कि उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गंवा दी। लेकिन ये बंदा कौन था, जिंदगी कहां पर गंवा दी और ऐसी उसने गलती क्या की थी, इन सारी ही चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग कोई भी गलती मत कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे जितनी भी कहानियां आने वाली हैं उन सारी ही कहानियों के टाइम से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दे ताकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है 1992 से, जहां ग्रीनविक कोलोराडो में आज के टाइम में मार्विन हिमायर ने आकर एक दुकान खरीदी थी। एक खाली प्लॉट आकर इसने खरीदा था ताकि ये रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर अच्छे से सेटलमेंट कर पाए और अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता
पाए। इसने एक खाली प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद अपने लिए एक दुकान का इसने प्रबंध कर लिया। वहां पर एक दुकान इसने अच्छे से बना दी थी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी ही जिंदगी ये यहाँ पर बिताना चाहता था। इसने ये दुकान बनाई, अच्छे से ये यहाँ पर काम कर रहा था, काफी प्यार से इसने ये दुकान बनाई थी। एक एक चीज को इसने काफी ज्यादा सोच समझ कर बनाया था कि इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो कुछ मैं यहाँ पर काम करूंगा वो इस तरह का होगा। इसने अपना जितना भी सेविंग वगैरह था वो सारा इसमें डाल दिया और इसे ये प्लॉट खरीदने में लगभग $42,000 देने पड़े थे। उसके बाद जितना भी खर्चा इसको आया, ये आराम से सेटल करता करता इसे बना रहा था और एक टाइम में आकर इसकी शॉप तैयार हो भी जाती है। इसने ये जो दुकान खोली थी ये ठीक ठाक चल भी रही थी, लेकिन जब तक टाइम 2000 का आता तब तक उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने जमीन का हिस्सा इसने खरीद लिया है वो तो इसने खरीद लिया है, लेकिन इसके अलावा भी जो ये बाकी बची हुई जमीन यहाँ पर मौजूद है ये भी बिकाऊ है। और आज के टाइम में इसे भी एक सीमेंट फैक्ट्री ने खरीद लिया है। तो ये सीमेंट फैक्ट्री का मालिक इसके पास आता है और उसने ये बात कही कि भाई जितना भी ये एरिया है मैं इस पूरे को ही खरीद चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपनी सीमेंट फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। वैसे ये बीच में तुम्हारी दुकान आ रही है और अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा रास्ता इसी सीमेंट फैक्ट्री से होकर आने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कल को तू यहीं पर अपनी दुकान रखे रहेगा, यहीं पर अपनी दुकान चलाता रहेगा तो यहाँ पर तेरे कस्टमर आ पाएंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिस रेट में भी तूने अपनी ये दुकान खरीदी थी हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस अपनी इच्छा से तुम हमें बता दे, हम लोग उसी रेट में तुझसे ये दुकान खरीदने के लिए तैयार हैं। बस अपना रेट बता, हम तेरे को पैसे दे देंगे और उसके बदले तू अपनी ये दुकान वाली जगह हमें दे दियो। लेकिन इस बात के लिए मार्विन तैयार नहीं था। उसने कहा कि यार मैंने अपना सारा का सारा पैसा इस दुकान में लगा दिया है, काफी ज्यादा प्यार से मैंने ये दुकान बनाई थी कि आगे चलकर ये काफी ज्यादा ग्रो करेगी, लेकिन आज के टाइम में तो यहाँ पर आप लोग सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने यही बात कही कि आपको जितना भी खर्चा इसके ऊपर लगा था दुकान बनाने में हमें वो बता दीजिए और आप अपनी इच्छा से बता दीजिए कि किस रेट में आप लोग हमें ये दुकान देने वाले हैं। हम ये दुकान खरीद लेंगे और आपको नुकसान नहीं होने देंगे। तो मार्विन ने कहा कि मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा लगाया है, मैं मानता हूं कि आप लोग जितने भी मैं पैसे मांगूंगा वो सारे पैसे दे देंगे, लेकिन इसे मैंने बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। काफी दिनों बाद इसका स्ट्रक्चर जाकर तैयार हुआ था और मैंने उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं इसे बेच दूं। मैं यही चाहता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी फैक्ट्री कहीं और बना लीजिए। लेकिन मार्विन ने इस जमीन का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा था, बाकी सारा का सारा एरिया उस फैक्ट्री के मालिक ने खरीदा था। उसने ये बात कही कि मैं इस सारी ही जगह को तो खरीद चुका हूं, अब तुम्हारी ये दुकान बची है, मैं तुम्हें जितने भी पैसे तुम मांगोगे उतने देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री तो बनने ही वाली है। मार्विन ने ये बात कही कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता, जिसके चलते वो कोर्ट जा पहुंचता है। वहां पर जाकर सारी की सारी बातें कोर्ट में बताने की कोशिश करता है और उसके बाद काफी दिनों तक जब वहां पर केस चलता है कोई भी उसका नतीजा सामने नहीं आता, तो मार्विन वापस आकर उसी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक से रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन उसने यही बात कही कि यार मैंने सारा एरिया यहाँ पर खरीद लिया है, सिर्फ एक तेरी छोटी सी दुकान है ये और मैं खरीद लूंगा, तो ना तो तेरे को परेशानी होगी और ना ही मेरे को। लेकिन मार्विन अपनी दुकान बेचने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते अगले काफी दिनों तक वो यूं ही वेट करता रहता है कि यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद मार्विन के दिमाग में भी पता नहीं क्या बात आई, वो वापस अपनी दुकान पर जाकर वहीं पर बैठ जाता है और उस फैक्ट्री के मालिक से, जो कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री बन रही थी, उसके मालिक से जाकर ये बात कहता है कि हाँ वो अपनी दुकान यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए वो करीबन $2.5 लाख लेगा, जो कि दुकान उसने एक टाइम में $42,000 की ली थी। आज के टाइम में उसका रेट बढ़ाकर उसने लगभग 2.5 लाख कर दिया था। फैक्ट्री का मालिक बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने इतना ज्यादा इसके ऊपर खर्चा किया है, उससे पहले भी आपने ये जमीन खरीदी होगी, तो इन सारी ही चीजों को मिलाकर आपको जितना भी खर्चा वगैरह आया था मुझे इसका कोई भी अंदाजा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें $2.5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों ही इस बात पर राजी हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के कुछ एक दिनों बाद ही मार्विन वापस दोबारा से उस फैक्ट्री के मालिक के पास आता है और उसने ये बात कही कि भाई ये जो मैंने दुकान खरीदी थी उस टाइम के हिसाब से आज के टाइम में अगर देखा जाए, साइडों की प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए, तो ये काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है और मैं इसे करीबन तुम्हें $3.5 लाख में देने वाला हूँ।
फैक्ट्री के मालिक सोच में पड़ जाता है कि यार पिछली बार इसने 2.5 लाख मांगे थे, एक दो रात में ही करीबन $1 लाख इसने बढ़ा दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस बंदे ने एक टाइम में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की थी, काफी सारे ख्वाब देखे थे इसने, जैसे कि ये बता रहा था कि काफी शानदार ये दुकान बनाने वाला था। तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें $3.5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। वो उससे जाकर बात करता है कि भाई तू इतने मांग रहा था तो कोई बात नहीं, मैं इतने देने के लिए तुझे तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी तेरा काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक मार्विन ने अपना दिमाग बदल दिया था। उसने ये बात कही कि 3.5 लाख में तो मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे 1 मिलियन चाहिए, यानी कि $10 लाख अगर वो उसे देता है तो वो अपनी दुकान उसके नाम करवा देगा। लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि भाई जितना भी मैंने ये एरिया खरीदा है, इतने का तो सारा का सारा मैंने इस पूरे एरिया के 1 मिलियन नहीं दिए, तो आखिरकार तेरे को इस छोटे से हिस्से के कैसे दे दूं। तो ऐसा कर, तू अपनी दुकान तेरे पास रख, मैं अपनी फैक्ट्री बना लेता हूँ। उसके बाद उसने फैक्ट्री बनाना वहीं पर शुरू कर दिया। अब मार्विन ये देख रहा था कि अगर कल को ये फैक्ट्री बन जाती है तो इसके दुकान तक आने का सिर्फ एक यही रास्ता है, जिसको पूरी तरीके से ये फैक्ट्री कब्जा कर लेगी और कभी भी उसके कस्टमर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके चलते वो कोर्ट में दोबारा से जाता है और वहां पर जाकर ये बात कहता है कि जनाब यहाँ पर अगर फैक्ट्री बन जाती है तो मेरे कस्टमर मेरी दुकान तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। ये सारी की सारी बातें जाकर वो कोर्ट में दोबारा से बोलता है, लेकिन वहां पर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। दूसरी तरफ अखबार वाले ये सारी बातें अखबार में छाप रहे थे कि किस तरह का ये बंदा है, पहले तो ये पैसे मांग रहा था, उसके बाद इसने पैसे बढ़ा दिए थे और आज के टाइम में इस छोटी सी जगह के इतने सारे पैसे मांग रहा है। सारी तरफ से सारे ही लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तेरे को जितना पैसा मिल रहा है, जितना तूने मांगा था वो तुझे मिल रहा है, तो इसको खाली करके क्यों नहीं जाता। लेकिन शायद दूसरी तरफ मार्विन उस दुकान को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो ये सोच रहा था कि अगर वो इस दुकान को नहीं छोड़ता है तो ये सीमेंट फैक्ट्री का मालिक अपनी सारी ही जगह को छोड़कर कहीं और चला जाएगा और अपनी फैक्ट्री कहीं और बनाएगा। मार्विन ने शुरुआती टाइम में ये ख्वाब देखे थे कि यहाँ पर एक पूरी मार्केट खुलने वाली है, इस सड़क के दोनों ही तरफ यहाँ पर काफी सारी दुकानें होंगी और इन्हीं दुकानों में से उसकी भी एक दुकान होगी जिसमें वो काफी अच्छी सेलिंग करेगा और अपना बुढ़ापा बड़े ही अच्छे से वो बिताने वाला है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आज के टाइम में मैं अपनी दुकान को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। लेकिन दूसरी तरफ सीमेंट फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। धीरे धीरे कर वो कंपनी बड़ी होने लगी और बड़ी होते होते वो कंप्लीट भी हो जाती है और उसके अंदर काम चलने लगता है। दूसरी तरफ आज के टाइम में देखा जाए मार्विन के कस्टमर्स को, तो उन्हें वो पूरी ही फैक्ट्री पार करके इस दुकान पर आना पड़ता था, जिसके कारण इसके लगभग 95% जो कस्टमर थे वो इससे दूर हो चुके थे और इसकी सेल बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। एक दो थे जो कि बिल्कुल पक्के इसके कस्टमर थे, वही इसके पास पहुंच पा रहे थे उस पूरी की पूरी सीमेंट फैक्ट्री को पार करके। मार्विन अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अब इसके जो थोड़े बहुत कस्टमर बचे थे वो भी पूरे तरीके से जा चुके थे और अब उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिसकी ये सीमेंट फैक्ट्री है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और शायद ये अब इसकी दुकान को भी ना खरीदे, जिसके चलते अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी दुकान में ही बिताने लगा था। बाहर जाने का उसका मन ही नहीं किया करता था और पूरा दिन पूरी रात वो यहीं पर बिताने लगा। अब वो अजीबो गरीब सामान लेकर अपने उस दुकान में जाने लगा था, कभी कुछ ले जाता कभी कुछ ले जाता और इस सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर भी समझ नहीं पाया करते थे कि आखिरकार ये इन सारी चीजों का क्या करेगा। वो वहां पर काफी सारे अजीबो गरीब चीजें लेकर जाता जो कि उसके बिल्कुल भी काम की नहीं थी, लेकिन उन वर्कर्स ने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि शायद ये सटिया चुका है और अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये अजीबो गरीब चीजें यहाँ से उठाकर ले जा रहा है। एक दिन ऐसा आया जब उन सारे फैक्ट्री वर्कर्स ने देखा कि ये तो एक बुलडोजर को उसकी तरफ लेकर जा रहा है, अपनी दुकान की तरफ, और उन्होंने यही दिमाग लगाया कि शायद ये अपनी दुकान को फोड़ देगा। लेकिन वो अपनी दुकान के अंदर लेकर चला जाता है जहां पर दुकान के अंदर उसके खाली एरिया था और वहां पर जाकर उसने अपनी दुकान का गेट बंद कर लिया और अंदर कुछ ना कुछ वो काम करने लगता है। अब बाहर मौजूद वर्कर्स को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था और उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये प्राणी आज के टाइम में चाहता क्या है, तो वो सारे ही लोग अपने अपने कामों पर लगे रहते हैं। दूसरी तरफ मार्विन आज के टाइम में अपनी पूरी पूरी
रात यहीं पर बिताने लगा था। दिन में वो अपने घर पर जाया करता था सोने के लिए। पहले वो दिन में भी यहाँ पर रहा करता था, रात में भी रहा करता था, कभी कभार सोने के लिए चला जाया करता था। लेकिन अब उसकी की पूरी रात तो यहाँ पर कन्फर्म थी ही थी, और इसके अलावा कभी कभार वो दिन में भी यहाँ पर रुक जाया करता था। पूरा दिन पता नहीं किस चीज को बेल्ड करता रहा करता था, कोई ना कोई नई नई चीजें बनाता रहा करता था। कभी कभार तो वो सीमेंट के कट्टे भी अपने साथ लेकर जाया करता था और वहीं पर अपनी दुकान में कोई ना कोई अजीब चीज बना रहा था। बाहर मौजूद लोगों को इस बारे में नहीं पता था और उन्हें रत्ती भर इस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं था, जिसके चलते मार्विन अपने काम पर लगा रहता है और दूसरी तरफ सीमेंट वर्कर अपने काम पर लगे हुए थे। उसे इन सारी ही चीजों को बनाने में, जो कि वो अपनी दुकान के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेल्डिंग कर रहा था, लगभग 1 से 1.5 साल लगता है। 2003 के आसपास वो लगा था और 2004 अब आधा आ चुका था और अब उसका सारा का सारा काम जो कि वो लगा हुआ था वो कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद लोगों के सामने एक रिकॉर्डिंग आती है जिसमें मार्विन खुद वो ये बात बोल रहा था कि यहाँ पर लोगों ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है और अब मेरी बारी है। जरा सुनिए उस एक्चुअल रिकॉर्डिंग को। I hope that the people of Granby learn that the way you punished me over the years that I was down there and how you punished me, for the most part, turned me into a desperate man. And desperate men do desperate things to recover a lot of times. इस सारी घटना के बाद मार्विन एक बड़ा सा टैंक लेकर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, उसे लेकर अपनी दुकान से बाहर निकलता है। दरअसल ये लगभग पिछले 1.5 साल से यहाँ पर एक इस तरह का टैंक बना रहा था जो कि पूरे तरीके से किसी भी हमले से प्रूफ था। इसने इस टैंक के बाहर काफी सारी लोहे की जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं उन्हें इसके अंदर फिक्स कर दिया था और इसके अलावा काफी सारी कंक्रीट डालकर इसने इस तरह से इसे बनाया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हथियार से इसके ऊपर हमला क्यों न कर दे, इसके अंदर बैठने वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और इसके अलावा इसने अपने साथ यहाँ पर इस जो टैंक बनाया था, इसने टैंक कहें हम लोग, बुलडोजर कहें या फिर नाम कुछ और दें, दरअसल वहां के लोगों ने इसे किलडोजर कहा था क्योंकि वहां पर मौजूद काफी सारे लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवा दी थी, बहुत सारे इसके कारण घर टूट गए थे, तो लोगों ने इसका नाम किलडोजर रखा था। तो मार्विन इस किलडोजर के अंदर बैठता है। इसके अंदर इसने अपने साथ बंदूकें ले रखी थी, कैमरे इसके साइडों में काफी सारे लगा रखे थे ताकि ये बाहर का सारा व्यू देख पाए। और इसके अलावा अपने जो खाने पीने की चीजें थे, पानी था, वो इसने ले लिया था। और इसके अलावा काफी सारा और भी जुगाड़ इसने यहाँ पर किया हुआ था ताकि इसके अंदर इसे गर्मी ना लगे। तो इस सारी ही चीजों को लेकर, जो कि इसने एक टैंक सा ये बना रखा था, इसे लेकर ये शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में जाने से पहले इसने शुरुआत की इसी फैक्ट्री से, जो कि आज के टाइम में इसकी दुकान के पास बना दी गई थी। और ये नहीं चाहता था कि ये फैक्ट्री यहाँ पर बने, क्योंकि ये फैक्ट्री बनने के कारण इसकी जो ये दुकान थी ये पूरे तरीके से अबेंडेंट होती जा रही थी। कस्टमर यहाँ पर नहीं आ रहे थे और खाली अकेला बैठकर मार्विन यहाँ पर क्या करता, जिसके चलते उसने काफी सारी रिक्वेस्ट तो पहले इस फैक्ट्री के मालिक से की थी, काफी सारे स्टे लाने की यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। आखिर में उसने एक ये किलडोजर बना दिया था। ये इसको बनाकर बाहर निकलता है और धीरे धीरे कर आगे बढ़ता रहता है और यहाँ पास में मौजूद जो ये फैक्ट्री थी इसे पूरे तरीके से तबाह कर देता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी था और जहां पर भी जाता, भले ही किसी भी तरह की वो दीवार बनाई गई हो, वो उसी टाइम टूट जाया करती थी। काफी देर तक वो वहीं पर घूमता है और इस फैक्ट्री को पूरे तरीके से उसने नष्ट कर दिया। उसके बाद उसका रुख होता है वहां पर मौजूद न्यूज़पेपर एजेंसी की तरफ और वो वहां पर जाकर उसे भी पूरे तरीके से तोड़ देता है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जिन जिन लोगों से वो मदद मांगने के लिए गया था और जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी, मजाक उसका बना रहे थे, उन सारे ही घरों की तरफ वो अपना वो किलडोजर लेकर चलने लगता है। ये सारी वो रियल क्लिप हैं जो कि उस किलडोजर की बनाई गई थी। इस तरह जाकर उसने सारे ही वहां पर मौजूद मकानों को तहस नहस कर दिया था। जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि एक बंदा इस तरह से कोई टैंक सा लेकर यहाँ पर घूम रहा है, हमारे घरों को तोड़ रहा है, तो तुरंत उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकता, उनके पास से ही निकलता जा रहा था, तो आखिर में पुलिस वालों ने उसके ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे, तो काफी सारी गोलियां चला लेने के बाद उन्हें पता चलता
चलता है कि ये जिस तरह का टैंक बनाया गया है इसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। हम लोग कितनी भी गोली क्यों न मार लें इसके ऊपर असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसके ऊपर लोहे की मोटी मोटी चादरें चढ़ी हुई हैं और इसके अलावा काफी सारे कंक्रीट से इसे बनाया गया है, जिसके चलते वो लोग उसके सिर्फ और सिर्फ पीछे पड़ सकते थे उसको रोकने के लिए। लेकिन फिर भी जब वो नहीं रुक रहा था तो पुलिस वाले वहां पर एक और तरह का बुलडोजर लेकर आते हैं और उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि अगर हम लोग इसके आगे अगर इसे लगा देते हैं तो जरूर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इसके अंदर मौजूद मार्विन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामने क्या आ रहा है, वो उन्हीं के ऊपर चढ़ाता जा रहा था। लेकिन जब ये बुलडोजर आता है तो उसने अपना थोड़ा रास्ता चेंज किया और दूसरी तरफ मौजूद घरों के ऊपर उस बुलडोजर को चढ़ाना शुरू कर दिया और वहां पर उसने काफी सारी तबाही मचाई। ये इसी तरह लगातार घरों को तोड़ता जा रहा था, लेकिन एक घर में ऐसे में भी ये पहुंचा जहां पर इसको कोई अंदाजा नहीं था कि इस घर के जस्ट नीचे एक बेसमेंट भी बना हुआ है और वहां पर जाकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इसका ये किलडोजर धंस जाता है। इससे पहले इसने बाहर काफी सारी फायरिंग की थी, काफी सारे और भी गोले वगैरह फेंके थे, लेकिन पुलिस वाले इसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और जैसे ही आकर इसका ये किलडोजर यहाँ पर इस बेसमेंट में फंस जाता है, क्योंकि ये आड़ा टेढ़ा हो चुका था, तो अब उसे भी पता चल चुका था कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और उसे बाहर ही जाना होगा और बाहर जाते ही तो पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में ले लेंगे। लेकिन वो शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसके कारण उसने वहीं उस किलडोजर में ही बैठे बैठे उसके अंदर ही अपने आप को गोली मार ली। पुलिस वालों ने बाद में जाकर उसे जब खोलने की कोशिश की किलडोजर को, तो उसे खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आखिर में पुलिस वालों ने जब उसे खोला तो उन्होंने पाया कि मार्विन अंदर ही पड़ा हुआ है, अपनी जान गंवा दी है। आखिरी वाली गोली उसने खुद को ही मार ली थी और अब मार्विन अपनी जान गंवा ही चुका है, तो आखिरकार केस किस पर चलेगा। आखिर में पुलिस वालों ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन इस केस के ऊपर की तो एक बात यही सामने आई कि मार्विन के यहाँ पर दुकान के पास में ही एक जो ये सीमेंट फैक्ट्री बनी थी, इसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान था। वो अपनी दुकान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था और यही कारण है कि शायद वो लगातार अपनी दुकान का रेट बढ़ाता जा रहा था। उसको ये आस थी कि हो सकता है इतना ज़्यादा अगर मैं पैसा इस सीमेंट फैक्ट्री के मालिक से मांगूंगा तो ये बात कहेगा कि यार ये एरिया जो है छोटा पड़ रहा है और ये बंदा लगातार रेट बढ़ाता जा रहा है। पहले 2.5 लाख थी, बाद में 3.5 लाख हुए और अब तो सीधा का सीधा 10 लाख ये मांग रहा है। तो हो ना हो अगर मैं 10 लाख ही से देने के लिए जाऊंगा तो ये और ज़्यादा बढ़ा देगा और मैं यहाँ पर अपनी फैक्ट्री नहीं बनाता, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ये बात बोलकर वो कहीं और चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री बन जाती है और यही सारी चीज़ों से मार्विन परेशान होकर बाद में कोर्ट में भी जाता है। न्यूज़पेपर वाले लगातार ये छाप रहे थे कि ये बंदा कितना ज्यादा लालची है, लगातार इसका लालच बढ़ता जा रहा है। पहले ये 2.5 लाख मांग रहा था, फिर 3.5 लाख मांग रहा था और अभी भी इसकी भूख लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उसकी न्यूज़पेपर में भी काफी ज्यादा बदनामी हो रही थी। और आखिर में जब उसे गुस्सा आता है तो उसने अपने जितने भी सेविंग वगैरह बचा रखी थी वो सारी ही लेकर वो एक पुराना सा बुलडोजर खरीद लेता है और उसे ले जाकर इस तरह से किलडोजर में बदल देता है। ये सारी चीजें करने में करीबन 1.5 साल लगा और ये सारी चीजें जब हो रही थी तो इस फैक्ट्री के वर्कर ये देख पा रहे थे कि ये आदमी पता नहीं हर रोज एक नई चीज लेकर अपनी दुकान में जाता है। क्या इसने अपनी दुकान का सामान बेचना चेंज कर दिया है? पहले ये कुछ और बेचता था और आज के टाइम में ये कुछ और बेचता है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो इसके अंदर कितनी एक खतरनाक चीज बना रहा है। लेकिन अब जिसको सजा देनी थी वो इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन अभी भी वो हथियार वहीं पर मौजूद था। मैं बात कर रहा हूँ किलडोजर की, जिसे कि बाद में सरकार ने एक गाड़ी के ऊपर लोड करके अपनी हिरासत में ले लिया और वो लोग उसे अपने साथ लेकर चले गए। वैसे मार्विन ने जो ये तरीका अपनाया था, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मार्विन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे उसकी खुद की जान भी बच जाती और वो कहीं और जाकर अपनी दुकान बना लेता? क्योंकि जो ये फैक्ट्री का मालिक था वो उसकी दुकान का काफी ज्यादा महंगा प्राइस उसे दे रहा था, लेकिन फिर भी मार्विन नहीं मानता है और बाद में कुछ ऐसा हो जाता है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह के नए नए क्राइम केस सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट एसएच के फार्म को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।